हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती का एपिसोड 3। जो प्रैक्टिस सेट हम लोग का जो चल रहा था वही प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट है, जिसका एपिसोड 3 हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसका जनरल कंपटीशन का जो थ्योरम का जो बैच है वो बैच अलग चल रहा है। ठीक है, उसका वीडियो डे बाय डे अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, वो मिल जाएगा। और फिलहाल अभी जो हम लोग को जो चल रहा है बिहार शिक्षक भर्ती का जो स्पेशल बैच जो स्टार्ट हुआ, स्पेशल जो मैराथन स्टार्ट हुआ है, ये चल रहा है। ये पार्ट 3 वीडियो है और ये इसमें हम लोग अभी फिलहाल सिर्फ ओनली प्रैक्टिस सेट को ही देख रहे हैं। 2 महीना टाइम है, 2 महीना के अंदर ही क्लियर करना है, जिसमें कि मैथ और रीजनिंग दोनों का प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि 15 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 15 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो स्टूडेंट्स, औसत किसको कहा जाता है? औसत होता है कि यदि मान लीजिए कि हम 1, 2, 3, 4 और 5 का औसत निकाल रहे हैं। औसत निकालने का मतलब ये है कि सभी जितने भी संख्याएं दी हुई है, सभी संख्याओं का जोड़ बटे जितना संख्या है उसी को क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि 15 से कम सभी विषम प्राकृत संख्या। तो 15 से कम विषम प्राकृत संख्या कौन कौन होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा और 13 होगा। ये जो है 15 से कम विषम प्राकृत संख्या है। तो इसका औसत निकालेंगे तो औसत इसका क्या हो जाएगा? तो विषम प्राकृत संख्या के यदि लगातार विषम प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट है तो उसका योग क्या होता है? तो यहाँ पर कितना विषम संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका योग कितना हो जाएगा? तो 7 का स्क्वायर बराबर 7 7 49, ये इसका योग होगा। तो औसत हम क्या बोले हैं? औसत होता है सभी संख्याओं का क्या? सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो सभी संख्याओं का योग कितना आया? 49। कुल संख्या कितना है? देख लो, 3, 4, 5, 6, 7। ये कितना आ जाएगा? 7। ये हो जाएगा आपका क्या? औसत। तो इसका आंसर कितना आ गया? 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि 0.01, 0.1, 0.02, 0.003 इसको जोड़ना है। जोड़ के कितना होगा? ठीक है, बढ़िए भी इजी, धीरे धीरे क्वेश्चन लेवल बढ़ेगा। अभी स्टार्टिंग हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट किए, मतलब क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ये टोटल जनरल कंपटीशन का ही क्वेश्चन है और आपका प्रैक्टिस सेट का ही क्वेश्चन है, बशर्ते लेवल इसका धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है। तो सबसे ज्यादा दशमलव के बाद कितना अंक है? 3 अंक है। तो 3 अंक है तो सब जगह 3 अंक पहले पूरा देते हैं। तो देखिए यहाँ है 0.01, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो 3 अंक पूरा दीजिए। यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक है। यहाँ पर भी क्या करते हैं? 3 अंक इसको पूरा देते हैं। ठीक है, पूरा गया 3 अंक। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 0.02 है, यहाँ भी 1 अंक जोड़ देंगे तो ये भी कितना अंक हो जाएगा? 3 अंक। और यहाँ पर तो 3 अंक जो है पहले से दिया ही है। अब इसको सबको जोड़ने में आसान रहेगा, सबको आराम से जोड़ दीजिए। ये आ जाएगा 0.133। ये जो होगा आपका क्या होगा? आंसर आएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये आंसर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि एक आयत की जो परिधि है वो 280 मीटर है। आयत की परिधि जो है, ये मान लीजिए कि ये एक आयत दिया हुआ है, इसका परिधि मतलब इसका जो परिमाप दिया हुआ है 280 मीटर है। आयत का परिधि और परिमाप जो होता है ये क्लोज फिगर का बराबर ही होता है। जो फिगर बंद आकृति रहती है तो उसका परिधि और परिमाप जो होता है वो बराबर ही होता है। यदि वो फिगर सब तो बंद ही रहता है, लेकिन बशर्ते जो इस टाइप से फिगर है, मान लीजिए कि जैसे अर्धवृत्त में ये फिगर क्या है? ये आधा है, यहाँ पर परिधि परिमाप बदल जाएगा दोनों चीज। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि
कि जो सबसे पहले लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है 5:2 दे दिया है, तो सबसे पहले अनुपातिक राशि मान लेते हैं कि अनुपातिक राशि है क्या। तो अनुपातिक राशि मान लिए कि माना कि अनुपातिक राशि जो है इसका आपका कितना है, अनुपातिक राशि क्या ले लिए, x है। तो x अनुपातिक राशि है तो लंबाई कितना आ जाएगा 5x, चौड़ाई कितना आ जाएगा आपका 2x, लंबाई चौड़ाई हो गया। तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस क्या चौड़ाई, ये दिया हुआ है 280 मीटर। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू लंबाई आपका दे दिया है 5x और चौड़ाई दे दिया है 2x, ये है 280 मीटर के बराबर। जो वैल्यू था वही वैल्यू पुट किए, तो 2 गुना 7x बराबर 280 और x बराबर 280 बटा 2 गुना क्या 7, इसको कट कर देंगे, ये कितना आएगा 20 मीटर। मतलब ये जो आया x का वैल्यू 20 मीटर आया, तो लंबाई क्या हो जाएगा बोलिए, लंबाई हो जाएगा इसका 5x मतलब 5 गुना 20 बराबर कितना 100 मीटर। चौड़ाई कितना हो जाएगा 2x, 2 गुना 20 बराबर कितना 40 मीटर। तो क्या निकालने के बाद यहाँ पे क्षेत्रफल, जिसको क्या कहते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 100 मीटर और चौड़ाई कितना है 40 है, ये कितना आ जाएगा 4000, ये भी मीटर, ये भी मीटर, मीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, तो क्षेत्रफल इसका आ गया क्वेश्चन आंसर नंबर डी आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 3। एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है और सभी क्वेश्चन को समझना है अच्छी तरह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि 87 42 13 में 87 42 13 में ये 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो ये 7 कौन सा स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। या तो 10,000 से गुना कर देंगे, या तो ये कौन सा स्थान पर है 1 2 3 4 5वां स्थान पे, दाहिना से 5वां स्थान पे। यदि वो 5वां स्थान पे है तो उस पे 4 जीरो, दूसरा स्थान पे है तो 1 जीरो, तीसरा स्थान पे है तो 2 जीरो, चौथा स्थान पे है 3 जीरो और 5वां स्थान पे कितना जीरो, ये 4 जीरो। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, मतलब 70,000 इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बताया जा रहा है कि 180 डिग्री कोण को क्या कहते हैं। 180 डिग्री कोण को जो कहा जाता है एक साधारण कोण भी कहा जाता है। 180 डिग्री कोण को साधारण कोण कहा जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा साधारण कोण। इसका आंसर आपका जाएगा साधारण कोण। क्वेश्चन आंसर नंबर क्या ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि 240 का 2/5%। तो पहले समझ लीजिए, परसेंटेज जो होता है ना, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। क्या होता है 1/100। तो खाली जहाँ जहाँ परसेंटेज है वहाँ पे 1/100 सिर्फ लगा देना है। और का मतलब तो आप लोग को तो पहले से पता है, का मतलब क्या होता है गुना के रूप में उसको लिखा जाता है। तो 240 का 2/5% है तो इसके जगह 1/100 और प्लस 180 का 3/5% है तो 1/100। ये चैप्टर हम लोग का भी फाउंडेशन जो चल रहा है बैच जनरल कंपटीशन का, उसमें बताया जाएगा। अभी वो नंबर सिस्टम पे ही है, उसमें थ्योरेटिकल भी चल रहा है। थ्योरेटिकल चलेगा फिर उसका एक्सरसाइज भी होगा, कुछ क्वेश्चन आपको स्टडी पैकेज भी दिया जाएगा, एक एक करके चैप्टर चलेगा। उसका थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी 1 साल का पूर्ण रूप से सिलेबस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से। ये 0 0 कैंसिल, 5 से कट गया, अभी आगे नहीं कटेगा, ये आ जाएगा 24/25। इसको काट दीजिए, यहाँ से 0 0 कट गया, 2 9 18, 2 5 10 हो जाएगा 27/25। ये लघुत्तम हो गया 25 और 24 प्लस 27 ये आ गया 51 कितना 25, मतलब 2.04। ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 2.04। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कोई वस्तु जितना
जितना स्थान घेरती है वह उसका क्या कहलाता है? तो देखिए कोई भी वस्तु जितना भी स्थान घेरती है उसको उसका आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका आयतन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल जो है, योगफल दो संख्या को दे दिया है 39,978 और एक संख्या है 18,367। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? तो दोनों को घटा देंगे। आपको बोला जाएगा कि दो संख्याओं का योग 20 है और एक संख्या 12 है, तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा? तो 20 में से 12 तभी ना 8 होगा, तब ना हो जाएगा 12 + 8 कितना? 20। उसी तरह यदि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है और एक संख्या उसमें दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए योग में उस संख्या को क्या करेंगे? घटा देंगे, वो आ जाएगा दूसरी संख्या। ठीक है, 21,611 ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि 4, 12 तथा 16 का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। 4, 12, 16 का महत्तम समवर्तक क्या होगा? देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4। 12 को क्या लिखेंगे? समझ में नहीं आते बस इस तरह से कर लीजिएगा। 2 छक 12 और 2 तिया 6, 3 एकम 3। ये आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। अच्छा 16 का क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16। तो यहाँ से ये निकल जाएगा 1 2 और यहाँ से निकल जाएगा 1 2। तो 2 गुना 2 ये कितना हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा HCF, जिसको महत्तम समवर्तक कहते हैं। ये आंसर आ जाएगा। तो महत्तम समवर्तक जो होता है, यदि 3 संख्या दिया हुआ है तो तीनों में मिलना चाहिए उभयनिष्ठ गुणनफल। यदि 2 है तो दोनों में, 4 है तो 4 में, 5 है तो पांचों में उभयनिष्ठ होना चाहिए, उसी को निकाला जाएगा। यदि मान लीजिए कि यदि 5 संख्या दे दिया है और देख लें कि 4 में 2 है, 4 संख्या में 2 आ रहा है, यदि एक संख्या में नहीं है तो उसको नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2 इसमें है, अब इसमें नहीं है तो 2 को छोड़ देंगे। इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। 3 इसमें है, ये दोनों में नहीं है तो छोड़ दिए। तो वही चीज है, यदि हाँ एलसीएम रहता तो इसको जो बच गया तो उसको गुना में ले लेते, लेकिन एचसीएफ में जो मिलेगा उसी को लिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 3 मजदूरों की मजदूरी प्रतिदिन जो है 510 रुपया है। ठीक है, तो 3 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी मतलब क्या कि एक दिन में 3 मजदूर मिलके 510 रुपया किसी ठेकेदार से ले रहा है। एक दिन में कोई भी 3 मजदूर जो है टोटल मिला के 510 रुपये ठेकेदार से ले रहा है, तो उसका एक मजदूर की मजदूरी कितना आएगा? एक मजदूर की मजदूरी कितना आ जाएगा? टोटल 510 रुपया एक दिन का है और 3 गो मजदूर है तो कितना आ जाएगा? 70×51 170 रुपया एक आदमी का हुआ मजदूरी। यहाँ पर टोटल मजदूर कितना है? 15 है। तो 15 मजदूर की कुल मजदूरी, 15 मजदूर की कुल मजदूरी कितना आ जाएगा? 15 × 170। ठीक है, 15 × 7 105 और 15 × 10 25। कितना हो जाएगा? 2550 रुपया ले लिया सब मिला के। कौन? 15 मजदूर का एक दिन की मजदूरी है। 15 मजदूर की कुल मजदूरी है एक दिन का। कितना दिन का था? एक दिन का, लेकिन हमको निकालना है यहाँ पे तो 20 दिन का। तो एक दिन का मजदूरी निकला है 2550, तो 20 दिन का कितना निकलेगा? इधर 1 0 डबल 0 कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दिए, क्या रुपया आ गया? 51,000 रुपया। तो सिंपल इस यहाँ पर क्या था कि 3 मजदूर का मजदूरी एक दिन का 510 रुपया था। एक मजदूर का पहले निकाल लिए तो 510/3 170 आ गया। 15 मजदूर है तो 15 मजदूर एक दिन में ठेकेदार से कितना लेगा? एक दिन में कितना लेगा? एगो 170 ले रहा है तो 15 मजदूर पे जोड़ देंगे। 15 × 170 मतलब ठेकेदार जो है 2550 रुपया पेड कर रहा है एक दिन का, और 20 दिन कम उसको करवाना है तो 20 गुना उतना कर देंगे। यही आ जाएगा आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं आगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 दे दिया है कि 3.207 किलोमीटर 5.20 किलोमीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलना है। हमको किलोमीटर से सेंटीमीटर पे जाना है। तो सबसे पहले रास्ता चलते हैं। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। अब 1000 मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर
तो 1000 मीटर में कितना हो जाएगा, 1000 गुना 100, ये कितना हो जाएगा, एक पर क्या जीरो, 5 जीरो, इतना सेंटीमीटर आएगा। 1 किलोमीटर में एक पर 5 गो जीरो, मतलब 1 लाख सेंटीमीटर 1 किलोमीटर में होता है। तो 3.207 किलोमीटर यहाँ है, तो इसको भी 1 लाख से गुना कर देंगे सेंटीमीटर में बदलने के लिए, इसको भी गुना कर देंगे, ठीक है। सेंटीमीटर में बदलने के लिए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको कट कर दीजिए, ये डेसिमल उड़ा देंगे, 3 वो नीचे आ जाएगा, यहाँ भी 2 उड़ा दीजिए, एक यहाँ कट गया, एक यहाँ चल गया, इसको 3 घटा दीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा 3260, और गुना यहाँ पर 1 पे 2 जीरो बच गया, यहाँ बच गया 52, यहाँ 1 पे कितना बच गया, 4 जीरो ना, 1 पर 4 जीरो यहाँ बच गया। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 6, ये हो जाएगा 10 का पावर 6, ये दोनों को गुना कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 16 67 64, मतलब ये इतना आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 200 ml दूध वाले कितने पैकेट 1.6 लीटर दूध से बनेंगे। यहाँ जो कुल दूध का जो मात्रा है, कुल दूध की मात्रा पहले पता कर लीजिए कितना है। कुल दूध की मात्रा कितना है, 1.6 लीटर। तो जब 1.6 लीटर दूध की मात्रा है, तो इसका मतलब 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, ठीक है। इसका मतलब 1.6 लीटर में कितना आ जाएगा, 1000 गुना कितना, 1.6 गुना कर दिए, नीचे 10 आएगा, कट गया, ये मतलब 16 मिलीलीटर दूध सब मिला के हमारे पास अवेलेबल है। अब कह रहा है कि जो 200 मिलीलीटर का एक पैकेट बनाना है, सब मिला के 1600 मिलीलीटर दूध है, और 200 ml का एक पैकेट बनाना है, तो कुल पैकेट कितना आ जाएगा, कुल पैकेट कितना आ जाएगा, 1600 और बटा 200, ये कट गया, कितना आ जाएगा, 8 पैकेट इसका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर, ये आपका हो जाएगा कितना पैकेट, 8 पैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती है। तो देखिए 2 अंकों की यदि कुल संख्या निकालने के लिए बोलता है, ठीक है। 2 अंकों की बड़ी संख्या में 1 अंक की बड़ी संख्या को घटा दीजिए, कुल संख्या निकल जाएगा। 3 अंक कहा जाएगा, तो 3 अंक में 2 अंक की बड़ी संख्या, मतलब 3 अंक का भी बड़ी संख्या ही होगा और 2 अंक का भी बड़ी संख्या होगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो वो 3 अंक की कुल संख्या निकल जाएगा। उसी तरह 5 अंकों की कुल संख्या हम क्या बताएं, तो 5 अंकों की कुल संख्या निकालने के लिए, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होती है, तो 5 × 9। अब 5 × 9 में घटा देंगे, क्या बताएं कि 5 अंकों की कुल संख्या निकालने के लिए 5 अंकों की बड़ी संख्या में 4 अंकों की बड़ी संख्या को घटाना है। 3 अंक का कहेगा तो 3 अंक की बड़ी संख्या में 2 अंक की बड़ी संख्या को घटाना है। तो उसी तरह 5 अंकों की कुल संख्या निकालने के लिए 5 अंकों की बड़ी संख्या में 4 अंक की बड़ी संख्या को माइनस कर देंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, 90,000, या कितना आ जाएगा, 90,000, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 99,000 है ना, 90,000 ये आपका आंसर आएगा। चलिए 95 47 999, 95 47 999। अभी एकदम पूरा एकदम क्वेश्चन का लेवल एकदम पूर्ण रूप से लो है, ये बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा। 95 47 999 के बाद करने का मतलब जस्ट उसका अगला करने का मतलब उसमें 1 जोड़ देते हैं, वही उसका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। 95 48 000, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। यदि a और b 2 अभाज्य संख्या है, तो ध्यान रख लीजिए 2 अभाज्य संख्या आएगा या 3 अभाज्य संख्या है या 4 अभाज्य संख्या है, उसका एलसीएम जो होता है उसका मल्टीप्लाई होता है, उसको गुना कर दीजिए, उसका एलसीएम निकल जाएगा।
यदि मान लीजिए आपको 2 और 3 का एलसीएम निकालना है तो 2 3 में मान लीजिए ऐसा कोई संख्या है कि जिसमें 2 और 3 जिससे 2 और 3 दोनों कट जाए, नहीं है, क्योंकि दोनों एक अभाज्य संख्या है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को गुणा कर देते हैं एलसीएम निकालने के लिए। उसी तरह यहाँ पे ए और बी जो है 2 अभाज्य संख्या दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए गुना बी। यदि जितनी सिर्फ अभाज्य संख्या का एलसीएम कहा जाएगा तो सबको गुणा कर देंगे, वो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है 17, क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 दे दिया है कि 45 किलोमीटर चाल से गतिमान 130 मीटर, 45 किलोमीटर चाल से, तो जो दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको जानना है। कह रहा है कि 45 किलोमीटर जो रेलगाड़ी था, रेलगाड़ी का जो चाल दिया हुआ था 45 किलोमीटर पर घंटा था। 45 किलोमीटर चाल से कोई भी रेल जो है, कोई ट्रेन है, वो 130 मीटर लंबा रेलगाड़ी है, ठीक है, वो किसी पुल को पार करता है, तो वो 30 सेकंड में पार कर रहा है। तो कह रहा है कि पुल की लंबाई क्या है। देखिए 30 सेकंड में पार कर रहा है, तो इसका मतलब जो है ट्रेन जो है जब पूरे पुल में, जिसमें पुल पे रहेगा, जिसमें वो पूरे पुल पे रहेगा, तो उसका लंबाई जो पहला नंबर जहाँ से स्टार्ट किया, माना कि आप मान लीजिए कि ये ए बी एक ब्रिज है, ये ए बी एक ब्रिज है, ठीक है, और ये ट्रेन जो है 130 मीटर मान लीजिए यहाँ से है, ठीक है। जब ये ट्रेन यहाँ पर इंटर करेगा तो ये पूरा पुल ऐसे आएगा। अब मान लीजिए ट्रेन मान लीजिए यहाँ तक 130 मीटर आया, जब तक ये ट्रेन पूरा नहीं निकलेगा तब तक तो हम जोड़ेंगे, तब तक उसको 30 सेकंड लगा। मतलब क्या, पूरा पुल पार करने का मतलब ये ट्रेन जो है इसके लास्ट पॉइंट को छोड़ चुका है, लास्ट पॉइंट को छोड़ चुका है। इसका मतलब ये जो ट्रेन को द्वारा जो कुल दूरी तय होगा, कुल दूरी कितना होगा, 130 मीटर तो खुद अपने ट्रेन लंबा है, और पुल की लंबाई मान लेते हैं हम लोग कितना है, x मीटर है। तो इसका कुल दूरी कितना हो जाएगा, 130 प्लस x मीटर, ठीक है। और समय जो ले रहा है, समय ले लिया है कितना सेकंड का, 30 सेकंड का समय ले लिया है, ठीक है। और चाल जो इसका दिया हुआ है, चाल दे दिया है 45 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या, यहाँ पर देख रहे हैं मीटर और सेकंड है, तो यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदल देंगे। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आराम से, ठीक है, वो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। 45 गुना 5/18, 3 से हो जाएगा 15 बार में, और 3 छक 18, ठीक है, और 3 बचे 15, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 25/2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से फॉर्मूला तो आपको पता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चाल यहाँ पर हो गया 25/2, और दूरी हो गया कितना, 130 प्लस x, और बटा समय कितना हो गया, 30। अब इसको देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 750 बराबर ये हो जाएगा 260 प्लस 2x, यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 750 माइनस 260, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 094, x बराबर 490/2, ये कट जाएगा 245 मीटर। मतलब x किसको माने थे, हम पुल की लंबाई माने थे x, इसका मतलब ये पुल जो है 245 मीटर लंबा है, ठीक है, 245 मीटर, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका था क्वेश्चन नंबर 17, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपका बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि साधारण ब्याज की 5% प्रति वर्ष की दर से, मतलब 5% वार्षिक है, वार्षिक है तो दर कितना है, दर कितना है आपका 5% है, और समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 2 वर्ष, समय लग रहा है 2 वर्ष। तो कह रहा है कि 2 वर्ष में मिलने वाली 132 रुपये की धनराशि का वर्तमान मूल्य क्या है, 132 रुपये की राशि का वर्तमान मूल्य क्या है। तो सबसे पहला नंबर समझ लीजिए, ये आपको 2 वर्ष में उसको 132 रुपये मिल गया, इसका मतलब ये हुआ उसको मिश्र धन मिला हुआ, मतलब 2 वर्ष के बाद यदि किसी को हम पैसा देंगे, अभी मान लीजिए कि माना कि किसी को हमने 100 रुपये लिया है और 2 वर्ष के बाद 132 रुपये दे रहे हैं हम लोग, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपये मेरा मूलधन था और 32 रुपये ब्याज दिए,
तो ये मूलधन और ब्याज जब मिल जाता है तो उसको कहा जाता है मिश्र धन। मतलब यहाँ आपको मिश्र धन दिया हुआ है। मिश्र धन कितना दिया हुआ है? 132 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मूलधन निकालना है। मूलधन निकालना है ना, तो ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन घटा क्या? मूलधन, यही ना। ब्याज बराबर मिश्र धन घटा मूलधन। तो यहाँ पर ब्याज निकाल लेते हैं, मिश्र धन घटा मूलधन। 132 घटा मूलधन मान लेते हैं कितना है? यहाँ पर मूलधन मान लिए कितना है? x है। तो ब्याज हो गया मिश्र धन घटा मूलधन। तो ब्याज बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा कितना है? 100। तो ब्याज कितना है यहाँ पे? 132 माइनस x है, मूलधन है x, समय है 2 बरस, दर है 5 और बटा 100। ये हो जाएगा 5 से 20 बार में और 2 से 10 बार में। ये आ जाएगा 132 माइनस x बराबर x बटा 10। एकदम सिंपल ही रूप में निकाल दीजिए। 132 माइनस x बराबर x बटा कितना आ गया? 10 आ गया। तो इसका मतलब ये इसको उस तरफ कर देंगे तो प्लस में आ जाएगा। x बटा 10 प्लस x बराबर कितना? 100 कितना आ गया? 32 आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं? लघुत्तम ले लिए 10, ये आ जाएगा x प्लस कितना x? 10x बराबर 132 और 10 से कितना x? 11x बटा 10 बराबर 132। 11x बटा 10 बराबर 132। यहाँ से x हो जाएगा 10 गुना 132 और बटा 11। काट देंगे इसको, मतलब कितना आ गया? ये निकला x 120 रुपये निकला है। ये x किसको माने थे? ये मूलधन माने थे हम लोग x। इसका मतलब ये जो धनराशि है, धनराशि कितना हो जाएगा? 120 रुपया। मतलब ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो आपका दिया हुआ है 2:3, 2:3, 6:11 और 11:2 मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात कहने का मतलब इसका जब मिश्रित अनुपात निकालने के लिए कहा जाएगा तो तीनों को एकदम सिंपल रूप से गुणा कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 2/3 गुना 6/11 गुना 11 बटा क्या? 2। ये इससे कट गया, 2 3 6, 3 3 कट गया, आने कुछ 1 हो गया। 2/1 मतलब इक्वल टू 2:1, 2:1 आपका ये एक आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 19 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सबसे पहले लाभ या जो हानि हमको निकलेगा, लाभ या हानि जो निकालेंगे वो विक्रय मूल्य के आधार पर निकलेगा कि कितने वस्तु को हम बेच रहे हैं। 16 वस्तु को बेच रहे हैं, इसका मतलब 16 वस्तु का ही क्रय मूल्य हमको निकालना है। ठीक है, तो हम एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं कि माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है कितना है? एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1 रुपया। 1 रुपया मान लीजिए, 1 रुपया। तो 16 वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 16 रुपया। 16 वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल गया? 16 रुपये। क्योंकि हमको यहाँ पर 16 वस्तु के विक्रय मूल्य भी निकालना है, लेकिन 16 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 19 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मेरा जो क्रय मूल्य यहाँ से निकल गया। अब लेकिन क्या हो रहा है कि 16 वस्तु का विक्रय मूल्य फिर निकालते हैं, क्योंकि हमको लाभ या हानि निकालना है। तो 16 वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लिए कि 16 रुपया है, तो 16 वस्तु का विक्रय मूल्य भी निकालेंगे ना। तो 16 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या कर रहा है कि 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 16 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 19 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 16 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 19 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, 19 वस्तु का कितना है? 19 गुना 1 कितना? 19 रुपया। मतलब 16 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 19 रुपया आ गया, और 16 वस्तु का क्रय मूल्य आ गया कितना? 16। तो लाभ कितना हो? मतलब कि 16 वस्तु को वो 16 रुपये में खरीदा था और 16 वस्तु को जो 19 रुपये में बेचा है, इसका मतलब वो लाभ में है। कितना रुपये लाभ में है? तो
19 घटा 16 बराबर क्या रुपया लाभ में है? 3 रुपया लाभ में है। तो लाभ प्रतिशत कह रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ रहेगा तो लाभ, हानि रहेगा तो हानि, गुना कितना 100 बटा जब निकलता है किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे निकलता है। तो 3 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे? 16 है ना, तो 16 है, 4 तक 16 ये हो गया 25, मतलब 75/4%। ये देख लीजिए किसमें है, 18 चौक 72, 3 75, मतलब ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 20 का आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइएगा आराम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 5 पेंसिलों का एक पैकेट 12.5 रुपये में देता है। एक दुकानदार 5 पेंसिल का एक पैकेट 12.5 रुपये, मतलब क्या कि उसका जो एक पैकेट है, ये एक पैकेट में जो है पेंसिल कितना है? 5 पेंसिल है, 5 पेंसिल है एक पैकेट में, और इसको किसको क्या रुपये में बेचता है? 12.5 रुपये में। अब कह रहा है कि यदि अलग से हम उसको जैसे खुला जो कहते हैं ना, खुला, यदि खुला पेंसिल हम लोग लेते हैं तो प्रति पेंसिल यदि पैकेट लेते हैं 12.5 रुपये लेता है। यदि उसको हम अलग से पेंसिल से लेते हैं कि 1 पेंसिल दीजिए या 2 पेंसिल दीजिए या 3 पेंसिल दीजिए या 4 पेंसिल दीजिए, यदि 5 पेंसिल पड़ जाएगा तो पैकेट ही ले लेंगे। यदि मान लीजिए उससे कम लेते हैं 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल पे वो 3 रुपये हमसे जोड़ लेता है, प्रति पेंसिल 3 रुपये वो जोड़ता है, ठीक है। तो मोहन को 23 पेंसिल लेना है, तो देखिए 23 पेंसिल, तो 23 पेंसिल में क्या पैकेट बनेगा? एक पेंसिल पर 5 पैकेट, तो मतलब 5 चौक 20, मतलब 4 पैकेट हो जाएगा पेंसिल, प्लस 3 को ऊपर से पेंसिल लेंगे तब ये हो जाएगा 23 पेंसिल। क्योंकि 4 पैकेट कहने का मतलब एक पैकेट में 5 पेंसिल, तो 4 पैकेट में 4 बचे 20 गो, प्लस 3 मतलब 23 गो पेंसिल। तो 4 पैकेट के दाम कितना लग जाएगा इसको? 4 गुना क्या रुपया? 12.5। एक पैकेट पर 12.5 रुपया, तो 4 पैकेट पे 4 गुना 12.5 प्लस 3 पेंसिल, एक पेंसिल पर 3 रुपया, तो 3 पेंसिल पर 3 दिया 9 रुपया। ये कितना हो जाएगा? 50 रुपया प्लस कितना 9, इस सब मिला क्या रुपये ले लेगा हमसे? 59 रुपया वो हमसे सब मिला के ले लेगा। कितना रुपया ले लेगा? 59 रुपया लेगा। चलिए, ये हम लोग का जो है लास्ट क्वेश्चन था, 21 क्वेश्चन इस सेट में हम लोग बताए हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग का जो नेक्स्ट सेट कंटिन्यू चलते रहेगा, फिर कल अगला सेट आएगा आपको हम लेके आएंगे, ठीक है। 20 से 22 क्वेश्चन का सेट रहेगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग जितना भी क्वेश्चन है मैथ का स्टडी कर रहे हैं, और इसी तरह से स्टडी चलते रहेगा। इसके बाद फिर हम लोग रीजनिंग का क्लास लेकर आएंगे, रीजनिंग का क्लास स्टार्ट करेंगे जल्दी, रीजनिंग का क्लास स्टार्ट होने वाला है। और उधर आपका जनरल कंपटीशन का अलग से बैच भी चल रहा है,